हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो पे अभी आप समझने वाले हैं संस्कृतिकरण के बारे में। और ये टॉपिक जो है आपको पढ़ना है जेनरिक इलेक्टिव सोशियोलॉजी सेमेस्टर 4 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, जो कि 2020 से 2023 का सेशन है उसके अंतर्गत। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि आपका सिलेबस जो है चेंज हो चुका है और आपके एग्जाम्स भी बहुत करीब है। 16 दिसंबर को आपका एग्जाम है और अभी जो है रात हो रहे हैं और अभी मैं इस टॉपिक को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुरंत जो है मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए, बेतुकी बातों को मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, चलते हैं दोस्तों, एक पेज लेते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कृतिकरण जो है क्या, संस्कृतिकरण जो है वो है क्या। ठीक है, यानी ये जो शब्द निकला वो कहाँ से निकला, किस तरीका से निकला और इसमें कौन कौन सी बातें जो हैं आपको देखनी होती हैं। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जो कि 1 से 1.5 मिनट बस मैं आपका समय लूंगा इस जगह पर, व्हाइट पेज पर, व्हाइट बैनर पर, और इसके बाद आगे का पूरा व्यू जो है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, एम.एन. श्रीनिवास। अब ये एम.एन. श्रीनिवास कौन है? ये एम.एन. श्रीनिवास एक समाजशास्त्री थे दोस्तों, जिसको सोशोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि समाज के बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया या क्रियाओं के क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, वहाँ की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं, सर्वे करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? समाजशास्त्री कहलाते हैं। तो एम.एन. श्रीवास्तव जो है एक समाजशास्त्री थे, जिन्होंने एक दौरा किया था, एक गाँव का जो है दौरा किया था। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया ना, समाजशास्त्री लोग क्या करते हैं, अलग अलग गाँव, अलग अलग जगह, वहाँ के कारकों, वहाँ के प्रक्रियाओं को देखकर, वहाँ की स्थिति को देखकर जो है पता करते हैं कि वहाँ का समाज का रहन सहन, खान पान, वहाँ के लोगों की दिनचर्या, जीवन शैली क्या है, ये सारी चीज़ें। तो 1952 में, ठीक है, कब? 1952 में उन्होंने एक गांव का दौरा किया था। उस गांव का नाम था दोस्तों कुर्ग गांव। क्या नाम था? कुर्ग गांव। अभी आप समझ रहे हैं कि ये टॉपिक कहाँ से निकला और किस तरीका से निकला। अब ये कुर्ग गांव जाते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है, वहाँ की सामाजिक स्थिति है कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। जब वे वहाँ के जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के लोगों की प्रक्रियाओं के, वहाँ के रहन सहन को देखते हैं, तब जो है उन्होंने वहाँ के गांव के समाज का विश्लेषण किया। और वहाँ के समाज का जो विश्लेषण किया, वहाँ का समाज का जो सर्वे किया, उसके आधार पर ही उन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, और जो कि आज अत्यंत जो है दोस्तों सामाजिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और वह है हमारी संस्कृतिकरण। यानी कि उन्होंने जो जैसे ही वहाँ गए तो देखा कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जो नीचे जाति के लोग होते हैं। जैसा कि आप पढ़ ही रहे होंगे या आपने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में, अपने कॉलेज के समय में जरूर पढ़ा होगा कि हमारा जो पहले भारतीय समाज था वो वर्ण व्यवस्थाओं में जो है क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे भी जाति के लोग थे जो निचली जाति के लोग थे। ठीक है, उसी तरीका से आपने जैसे रोमन साम्राज्य में पढ़ा होगा, जहाँ पे 3rd स्टेट्स में जो है यहाँ की सामाजिक व्यवस्था बटी हुई थी, कहीं वर्ण व्यवस्था बटी हुई है। यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जिसे ऊंचे जाति के माने जाते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो नीचे जाति के माने जाते थे। लेकिन जब ये कुर्ग गांव में जाते हैं तो वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि यहाँ के जो निम्न जाति के लोग हैं, यानी जो निचली जाति के लोग हैं, जो कहने का मतलब है जिनका रहन सहन, अच्छा खाना पान ये सब नहीं होता था, वैसे वैसे लोग भी ऊंची जाति के जैसा बदल रहे हैं, ऊंची जाति के जैसा बदलाव कर रहे हैं, उनके जैसा चेंजिंग ला रहे हैं। उनकी जैसी स्थितियां थी पहले, वो स्थितियां में वे रहना पसंद नहीं कर रहे, वे ऊंची जातियों के जैसा रह रहे हैं। और इसी प्रक्रिया को ही उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। टूटी फूटी लैंग्वेज में यदि मैं आपको एक शब्द में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि जहाँ नीची जाति के लोग, नीची जाति के समूह या नीची जनजाति लोग, या जो नीचे दबे हुए लोग होते हैं, वे जब उच्च जाति के परंपराओं को, ठीक है, उच्च जाति के परंपराओं को, वहाँ के खान पान को, उनके पहनावा को, उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताओं को, उनके विचारों को, उनकी देवी देवताओं के पूजा करने के ढंग को जब अपनाना चालू करती है और अपनी स्थिति में बदलाव लाना चालू करती है, तो इसी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। बस खत्म, आ गया, समझ में आ गया। इतना ही है दोस्तों इस टॉपिक में। ठीक है, अभी खत्म हुआ नहीं है। चलिए अब देखेंगे कि इसको समझना कैसे है। यानी आपने संस्कृतिकरण समझ लिया, अब देखिए आगे जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, संस्कृतिकरण, सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे संस्कृतिकरण या भूमिका लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट ही लिखेंगे संस्कृतिकरण। अब पहले आप यहाँ पे समझाएंगे, सबसे पहले तो सवाल ही देख लेते हैं। संस्कृतिकरण की परिभाषा दे, इसकी विशिष्टता, इसके कारक और इसकी आलोचना को बताएं। इसी में जो है मैंने 3-4 इससे रिलेटेड टॉपिक को जो है ऐड कर दिया है कि किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल आता है, चाहे इसके बारे में निबंध लिखने आता हो, चाहे कुछ भी आता हो, तो आप इसको इजीली जो है डील कर सकते हो परीक्षा में। ठीक है,
चलिए संस्कृतिकरण समझते हैं। जो आपने अभी देखा, जो आपने समझा, जिसको जो है एम.एन. श्रीनिवास ने लाया था, उसी को जो है आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी ऐसे निम्न जाति समूह या जनजाति के लोग जब उच्च जाति के परंपराओं को क्या करने लगते हैं, खान पान को, पहनावा को, रीति रिवाज को, मान्यताओं को, विचार को, देवी देवताओं के पूजने के तरीका का अनुकरण करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो उसी को कहते हैं दोस्तों संस्कृतिकरण। यानी संस्कृतिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नीचे जाति के लोग जो है ऊंचे जाति के लोगों के परंपराओं को, खान पान को, पहनावा को, रीति रिवाज को, मान्यताओं को, विचारों को, देवी देवताओं के पूजने के तरीकों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, उनका अनुकरण करते हुए वे क्या करते हैं, इस पद्धति को यानी अपनी पद्धति को, अपनी रहन सहन के जो तरीका है, अपनी स्थिति को बदलते हैं और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। समझ में आ गया इतना? इसके बाद इसके बारे में और सारे लिखेंगे पॉइंट्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसने दिया, तो उसकी अवधारणा अभी मैंने आपको समझाया ना, जो कि प्रोफेसर थे, समाजशास्त्री थे, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा देने वाले कौन, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था और इस अवधारणा दिया था, और इस अवधारणा के माध्यम से उन्होंने यही बताया था कि भारतीय जाति संरचना जो है उसको जो है उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश किया था कि किस प्रकार से भारतीय जाति की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा कास्ट सिस्टम है, उसको कैसे बदला जा रहा है, उसमें कैसे बदलाव किया जा रहा है, उसके बारे में बताया था। और जो उन्होंने ये भी बताया था कि जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, वो एक प्रकार से गतिशील होती है। क्या होती है, गतिशील, यानी परिवर्तन कभी भी चेंज हो सकता है, ये एकदम फ्लो में, जैसे कि बहाव जो है या नदी की धारा एकदम क्या होती है, वायु की धारा गतिशील होती है, एकदम चलते रहती, निरंतर चलते रहना, समय भी एक क्या है, गतिशील है। उसी तरीका से परिवर्तन भी गतिशील है, ये भी एक जगह पर स्टॉप नहीं रह सकती, परिवर्तन हमेशा होते रहता है। और इसी के अनुसार उन्होंने बताया था अपनी अवधारणा में कि सामान्य रूप से यदि कहें तो यह भारत में देखा जाने वाला एक विशेष सामाजिक परिवर्तन है। क्या है दोस्तों, ये सामाजिक परिवर्तन है, एक विशेष सामाजिक परिवर्तन है जिसमें जाति व्यवस्था, ये जो सारी चीजें हैं, और उनमें जो नीचे होते हैं, उनमें जो दबे हुए लोग होते हैं, वो ऊंची जातियों के साथ जो है उठने का प्रयास करते हैं और उनकी बराबरी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उनकी रीति रिवाज जो भी सारी चीज़ें हैं उनको अपनाते हैं और उनके बराबर से जो है उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा था। इसके अलावा जो है इसमें संस्कृतिकरण का मतलब केवल ये नहीं होता है कि किसी अपने से बड़े के लोगों की जाति जो प्रथा है, उनके जो रीति रिवाज उसको अपना लिए, बस ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा एक चीज़ और है कि जिसे आप ऐड कर सकते हैं कि ये पवित्र और लौकिक जीवन से संबंधित नए नए विचारों को भी, नए नए मूल्यों को भी ग्रहण करने का एक जो है तरीका है जिसमें हम संस्कृतिकरण को रखते हैं। इसके बाद दोस्तों, उच्च जाति का अनुसरण करके निम्न जाति अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का जो कोशिश करते हैं, इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। तो ये जो टर्म है आपको समझ में आ गया, इसी को 2-3 तरीका से घुमाकर मैंने यहाँ पे लिखा है, समझाया है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि मैं इसे टाइपिंग करके ही आपको जो है प्रोवाइड करता, लेकिन टाइपिंग करने में, हिंदी टाइपिंग करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, लेट हो जाएगा, समय कम, इसलिए मैं इसको कॉपी में लिख कर लाया हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों संस्कृतिकरण की विशेषताओं की ओर। इतना यदि आपने समझ लिया तो मैं तो कह देता हूं कि मैं आगे ना भी बताऊंगा तो आप समझ लोगे कि संस्कृतिकरण की क्या क्या विशेषता है। जैसे इसी को तोड़ के ही तो लिखना है। सबसे एक अच्छा, एक समझदार स्टूडेंट वही होता है ना जो 10-12 लाइन से ही 20 लाइन 25 लाइन एक्स्ट्रा और बना दे। ठीक है, तो वो गुण आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन आपके नीचे कितने छोटे भाई बहन होंगे, तो आप उनको कैसे समझाओगे, किसी टॉपिक को कैसे डील करोगे, कि आप किसी चीज़ को रटते रहोगे, नहीं ना। 1-2 पॉइंट को समझा और उससे अलग अलग टाइटल और सब टाइटल निकालने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो देखिए, इससे इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दो कि संस्कृतिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण इसमें संस्कृति में बदलाव के साथ साथ समाज में भी परिवर्तन आता है। वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। जब हम दूसरी जाति का अनुसरण करते हैं तो दूसरी जाति के रीति को अपनाते हैं, दूसरी जाति के रिवाज को अपनाते हैं, दूसरी जाति के परंपराओं को अपनाते हैं, और उसके साथ साथ हम अपनी सामाजिक स्थिति में बदलाव लाते हैं। तो ये इसकी सबसे पहली विशेषता हुई। ठीक है, कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करने की एक
प्रक्रिया है। क्लियर है इतना? और इसमें जो है हम लोग अपने जब प्रक्रियाओं को बदलते हैं, सामाजिक स्थिति को बदलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौका मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मान सम्मान में परिवर्तन आ जाता है। लोगों के देखने के नज़रिए में जब हम लोग नहीं देखते हैं कि कुछ उच्च जाति के लोग हैं, तो क्या होता था कि कुछ उच्च जाति के लोग जब निम्न जाति के लोग, अरे हाँ बड़ा साहब है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा तरीका रईस जैसा रहता है, तो हुआ ना एक मान सम्मान इज्जत जो है वो बढ़ जाता है, देखने का तरीका जो है वो बढ़ जाता है। तो यही तो है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। समझ में आया इतना? चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है दोस्तों, मैंने यहाँ पे पॉइंट जो है केवल बनाया है, इसको मैं साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से डील कर दूंगा, कंफ्यूज ना हो, डील कर दूंगा, और उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सिर्फ इस पॉइंट को समझ लेंगे तो आप अपने से भी डील कर लेंगे। जैसे उच्च जाति का अनुसरण, देखिए इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी दूसरी विशेषता में हम उच्च जाति का रखते हैं, यानी उच्च जाति के अनुसरण को रखते हैं। कभी भी संस्कृतिकरण के बदलाव में, संस्कृतिकरण के परिवर्तन में जो उच्च जाति के लोग हैं और इधर निम्न जाति के लोग हैं, तो निम्न जाति के जो लोग होंगे वो उच्च जाति के लोगों का अनुसरण करेंगे। उच्च जाति के लोग निम्न जाति का अनुसरण करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यही दूसरी विशेषता है। अब इसी को आप लंबा करके लिख देना है कि उच्च जाति का अनुसरण जो है निम्न जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था, ना कि उच्च जाति के लोग जो है निम्न जाति का अनुसरण करेंगे, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, वे सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, आप तो समझदार हैं। चलिए तीसरा पॉइंट आप क्या बनाएंगे? निम्न जातियों के द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास। देखिए सामाजिक परिवर्तन तो हो रहा था, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जो नीचे जाति के लोग हैं वो अपनी स्टेटस को जो है, सामाजिक स्थिति को जो है क्या करने की कोशिश करते हैं? ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कि सामाजिक स्टेटस मतलब क्या? जहां पे इन लोग को इज्जत मिल सके, जहां पे इन लोग को सम्मान मिल सके, तो अपनी स्टेटस को ऊंचा करने का जो है प्रयास किया जाता है, और ये इसकी तीसरी विशेषता में आप लिखेंगे। अगला है जीवन स्तर में परिवर्तन। देखिए इन लोग का जो जीवन जीने का तरीका था, जैसे कि किस प्रकार से ये रह रहे हैं, कैसा पहनावा कर रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन करना ही इसकी एक और विशेषता है। और इसके साथ साथ वो अपना विकास भी करते थे। यहाँ पे एक पॉइंट और डाल दीजिएगा, जीवन में परिवर्तन व विकास। ठीक है, अब इस तरीका से वो डेवलप भी करते थे, विकास करते थे, आर्थिक सामाजिक तरीका से विकास करते थे। जब वे उच्च जातीय के तरीकों को अपनाते थे तो कहीं ना कहीं उनकी जीवन के स्तर जो है वो तो बहुत अच्छी हो जाएगी ना। इस तरीका से आप यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद है गतिशील प्रक्रिया। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने अभी आगे समझाया था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा क्या होती है? गतिशील होती, कहीं भी रुक नहीं सकती है कि हाँ इस चीज़ को मैंने जब भी कभी एक सिस्टम को मैंने अपना लिया तो बस उसी सिस्टम को अपना रहा है, नहीं। जब उस सिस्टम में मुझे कोई बुराइयां दिखी तो फिर हम इससे भी ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, और इसी कारण से इसको गतिशील प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये इसकी पांचवी विशेषता में आप लिखेंगे। अगली विशेषता जो है लिखेंगे स्थानीय उच्च जातियों का अनुसरण। देखिए ऊपर आपने देखा था उच्च जातियों का अनुसरण किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट जोड़ दिया, स्थानीय। स्थानीय मतलब जो लोकल, जैसे कि एक क्षेत्र है समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है? एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में जो ए है मान लीजिए, और यहाँ इसको दो एरिया में पहले हम बांट लेते हैं। ठीक है, अब इधर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन मान लो कि ए है और इधर बी है। ऊपर वाले को हम उच्च मान ले और इसे निम्न मान ले, तो ये पूरा का पूरा एक ही क्षेत्र में है। क्या है? पूरा का पूरा एक ही क्षेत्र में है। तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो है क्या करेगा? कंपटीशन करने की कोशिश करेगा। कहीं दूर विदेश में रहने वाले या कहीं अलग अलग क्षेत्र, जैसे यहाँ है, ऐसा नहीं कि यहाँ वाले लोगों का यहाँ का जो है ये क्या करे? अनुसरण करें, नहीं। ये अपने आसपास के लोगों से मैच करेगा कि हमारे सामने वाले लोग जो हैं, जो सेठ हों या फिर ब्राह्मण हों या फिर जो ऊंचे जाति के लोग हों, जो अच्छे तरीका से जीवन जी रहे हों, वे हों, तो उनके तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। मतलब स्थानीय लोगों के, स्थानीय उच्च जातियों के लोगों का क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। ये संस्कृतिकरण कहता था। ठीक है, यानी कि हम अपने आसपास के लोगों का ही जीवन शैली को क्या करेंगे? अपनाएंगे। जो हमसे बेहतर होंगे उनको अपनाएंगे। ठीक है, और दूसरी अगली जो है यहाँ पे होगी आंतरिक प्रक्रिया। ये जो दोस्तों ये जो संस्कृतिकरण है उसकी सबसे प्रसिद्ध अगर हम कहें या सबसे प्रमुख यदि हम कहें विशेषता, तो ये आंतरिक प्रक्रिया थी, क्योंकि ये हमारे अधिकतर जो है भारत देश तक ही सीमित रही। क्योंकि भारत देश में उस समय जमाने में जो है वर्ण व्यवस्था या फिर जाति व्यवस्था या जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, ये सब सारे चीज़ें जो है यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुई थी? फैली हुई थी। ठीक है,
तो इतना जो है आपने समझ लिया कि ये जो है इसकी क्या क्या विशेषता है। उच्च जाति का अनुसरण करना, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करना, संस्कृति में परिवर्तन करना, अपने परिस्थिति अपने स्टेटस को बदलना, जीवन स्तर में सुधार लाना, गतिशील प्रक्रिया, स्थानीय उच्च जाति का अनुसरण करना, आंतरिक प्रक्रिया, यही सारी चीज़ों तो आपको देखना था। अब चलिए देखते हैं कारक की ओर। ठीक है, कारक या तत्व क्या होता है दोस्तों, कि उसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण रहे। ठीक है, यानी कि हम कारण ही देखते हैं। ठीक है, कि उसके पीछे ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण जो है ये सारी चीजें आई। तो हम संस्कृतिकरण देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, स्टार मार्क लगा के, संस्कृतिकरण के कारक या तत्व। उसके बाद एक लाइन छोड़कर नीचे फिर लिखेंगे कि संस्कृतिकरण के निम्नलिखित कारक हैं। सबसे पहला कारक है शिक्षा। देखिए, आपने देखा कि यहाँ की जो भारतीय शिक्षा थी वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन जब अंग्रेज लोग या फिर इंग्लैंड के लोग जो है यहाँ पर आए, तो यहाँ के लोगों को, क्योंकि वे जो है क्या कर सकते थे, यहाँ बार बार अपने ऑफिसर्स लाकर यहाँ पे जो है कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो यहाँ के लोगों को ज़रूरत थी कि यहीं के कुछ कुछ लोगों को हम शिक्षा दें और यहीं के लोगों को यहीं रखा जाए, अपने ऑफिशियल काम में रखा जाए, पदाधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में रखा जाए, जो कि ऑफिशियल काम कर सकें। इसलिए उन्होंने यहाँ के कुछ लोगों को शिक्षा देना चालू किया, और जिसका अवसर जो है यहाँ के कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों को मिला जो बाहर जाकर पढ़ सके। और जब वो बाहर शिक्षा ग्रहण किए, विदेशों में जाकर, अन्य क्षेत्रों में जाकर जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना चालू किया, अलग अलग जगह के रीत रिवाज को देखना चालू किया, अलग अलग जगह पर जो विद्रोह होते थे, कैसे राजवंश का विद्रोह होता है, ये सारी चीज़ों को देखना चालू किया, या फिर कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे यहाँ पे उच्च नीच का भेदभाव को खत्म कर रहे हैं, ये क्रांति कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ों को जब समझा, ये शिक्षित हो गए, तब उन्होंने जिस अधिकार से, जिसे उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया था, उस अधिकार को समझा कि हमारी क्या अधिकार है, हम किस तरीक़ा से समानता के अधिकार को पा सकते हैं, किस तरीक़ा से अपनी स्वतंत्रता को वापस ला सकते हैं, किस तरीक़ा से अपनी स्थिति में बदलाव ला सकते हैं। और इस तरीक़ा से समझते हुए ही उन्होंने जो है संस्कृतिकरण की ओर जो है अपना मुख जो है रखा, मुख जो है आगे बढ़ाया। यानी शिक्षा जो है कहीं ना कहीं एक कारक बना, जिसके कारण संस्कृतिकरण जो है प्रभावशाली रही, संस्कृतिकरण जो है आगे आई। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है कारक लिखेंगे आप, आर्थिक लाभ। ठीक है, यानी कि देखिए आज भी ये चीज़ें हमारे समाज में हैं। आर्थिक लाभ मतलब जब किसी व्यापारी को या फिर जब कोई व्यक्ति जिसको आर्थिक लाभ हो जाए, यानी कि फाइनेंशियल तरीके से कुछ पैसे उसके पास ज़्यादा मात्रा में आने लगे, तो वो क्या करेगा, यानी कि उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ने लगी। जैसे आज एक व्यक्ति कम कमा रहा है और उसकी स्थिति जैसे तैसे है, लेकिन कल को जाकर ये व्यक्ति ज़्यादा कमाने लग जाए, ठीक है, व्यापार करने लग जाए या ज़्यादा पैसा इसके पास आने लगे, तो क्या वो वैसे ही रहना पसंद करेगा? नहीं ना। ये क्या करेगा, उच्च जाति का जैसा रईस जैसा रहेगा कि वो ऐसा जूता पहनता, हम ऐसा जूता पहनेंगे, वो ऐसा कपड़ा पहनता, हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे, वो इस तरीक़ा से खाता पीता रहता है, हम उस तरीक़ा से खाएंगे पिएंगे रहेंगे। कहने का मतलब है वो उच्च जातियों का अनुसरण करने लगेगा। और इसीलिए हम आर्थिक लाभ को भी इसमें रखते हैं कि इसका दूसरा कारक हो जाएगा आर्थिक लाभ, जिसके कारण संस्कृतिकरण को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अगला एक कारण है या कारक है या तत्व है सामाजिक धार्मिक सुधार। उस समय जो है दोस्तों यहाँ पर समाज में या धार्मिक तरीके से बहुत सारे सुधार चल रहे थे, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सारी योजनाओं के बारे में इस सारी समाज सुधारक जो है, नए नए समाज सुधारक, जैसे ब्रह्म समाज के स्थापक जो थे वे थे राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, ये जो लोग थे वे समाज सुधारक के रूप में यहाँ आए और यहाँ के लोगों को जागरूक करना चालू किया, और जिसके कारण भी संस्कृतिकरण को क्या मिला, बढ़ावा मिला। अगला जो है नगरीकरण या शहरीकरण। देखिए जब यहाँ पे अंग्रेज यहाँ बस रहे थे, तो धीरे धीरे यहाँ के जो ग्राम थे या फिर अलग अलग क्षेत्र थे, वो धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो रहे थे, शहरों में परिवर्तित हो रहे थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को वहाँ पे काम दिया जा रहा था, वहाँ रहने की व्यवस्था दी जा रही थी। तो शुरू में तो इनके क्षेत्र अलग अलग थे, परंतु धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से छोटे छोटे लोग मिलने लगे, तो उनको ये समझ में आने लगा कि ये बड़े लोग ऐसे रहते हैं, क्या हम भी ऐसा रह सकते हैं? तो इस तरीक़ा से जब उनके विचार में ये सारी चीज़ें आई, तो उन्होंने भी जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चालू किया। इनका विचारधारा में बदलाव आया, एक दूसरे का जो विचार है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, ये रहने का तरीका वो बदल गया, और इस तरीका से भी इसमें बढ़ावा मिला। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखेंगे आलोचना की ओर कि इसकी क्या बुराइयां हैं, क्या कुछ बुराइयां हैं क्या? हाँ, सबसे पहला तो अत्याचार। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इनके साथ अत्याचार हो रहा था, क्योंकि उच्च जाति के लोग क्या करेंगे, मार रहे थे, पीट रहे थे, या गालियाँ दे रहे थे, या किसी न किसी रूप से इनको दबाव देने की कोशिश करते थे, अत्याचार करते थे। ठीक है, दूसरा है असमानता बढ़ रही थी। देखिए
अब जैसे कि एक समाज है, एक उच्च जाति का समूह है, बहुत सारे लोग यहाँ पे निम्न जाति का। अब निम्न जाति का व्यक्ति अगर उच्च जाति के जैसा कोई एक आदमी जो है रहने लग गया, मान लेते कोई व्यापारी, अब ये यहीं के लोगों को जो है क्या करने लगा, बुराई करने लगा, ये भी उनके जैसा सोचने लगा, और इनके जैसा सोचने के कारण ये इनकी स्थिति में शामिल हो गया। जब इनकी स्थिति में शामिल हो जाएगा तो नीचे वाले लोगों का क्या करेगा, बुराई करेगा। आज भी वो समाज में है कि जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, वो जिसके पास पैसा आ जाते हैं, जिसके पास धन दौलत शोहरत आ जाती है, जिसकी हर एक फैसिलिटीज़ पूरी हो जाती है, तो अधिकतर केस में, सभी तो नहीं लेकिन अधिकतर केस में यह देखने को मिलता है कि फिर वो उसी जाति के लोगों को या फिर अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही संप्रदाय या अपने आसपास तो छोड़ो अपने दोस्तों को भी जो है वो क्या करने लगता है, नीचा दिखाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है हम कह सकते हैं कि असमानता बढ़ी, बुराइयाँ जो है बढ़ने लगी और नीची जातियों का जो शोषण है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, महिलाओं, क्या लिखेंगे, महिलाओं की स्थिति जो है वो भी धीरे धीरे जहाँ सुधार आना चाहिए था वहाँ जो है इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिला, उनकी स्थितियों में परिवर्तन नहीं हुआ और भी जो है महिलाओं को नीचे दबाकर रखा जाने लगा, ठीक है, इस तरीक़ा से। अगला यहाँ पे सबसे लास्ट आप लिख लेंगे निष्कर्ष की इससे आपने क्या सीखा, वही तो लिखना कि संस्कृतिकरण क्या थी, क्या क्या बदलाव आया, इसकी क्या विशेषता है, उनके 2-4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन यहाँ पे लिख देंगे और इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है समझ चुके हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आवश्यक रूप से जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा ही लगा है तो इसको लाइक भी कर लें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहा हमारे वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निरंतर ऐसे वीडियोज़ आपके लिए अभी आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।